सावित्री जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा एक प्राइवेट नौकरी करता था और छोटा बेटा एक सरकारी अफसर था। सावित्री जी और उनके पति की नज़र में उनका बड़ा बेटा किसी लायक नहीं था और छोटा बेटा लायक था, क्योंकि उसने एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी, वह भी ऊंची रैंक की। इसलिए जिस दिन से दोनों बेटों की नौकरी लगी थी, सावित्री जी और उनके पति का झुकाव अपने छोटे बेटे की ओर ज्यादा था। उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि उनका छोटा बेटा ही उनके काम आएगा। बड़ा बेटा तो एक प्राइवेट नौकरी करता है, वह किसी लायक नहीं है। उन्हें इस बात पर थोड़ी भी शर्म नहीं आती थी कि वह खुल्लम खुल्ला दोनों बेटों में भेदभाव करते थे। सावित्री जी और उनके पति हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे बेटे की तारीफ में लगे रहते थे। वह जहाँ भी जाते या जो कोई भी उनके घर आता, हर वक्त बस छोटे बेटे का गुणगान करते रहते थे और बड़े बेटे का कभी जिक्र भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी बोल देते थे कि आप लोगों की बातों से साफ पता चलता है कि आप लोगों का झुकाव छोटे बेटे की तरफ ज़्यादा है। यह गलत है। जब आपके दो बेटे हैं तो उन दोनों को बराबर प्यार दीजिए। दोनों अपना कमा खा रहे हैं, उससे आप लोगों को क्या मतलब होना चाहिए। आप तो यह सोचिए कि दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं, पर उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सावित्री देवी और उनके पति अपने छोटे बेटे के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि उन्हें लगता था बस छोटे बेटे की शादी ही पहले कर दो, क्योंकि छोटा बेटा बहू ही उन्हें स्वर्ग के दर्शन करा सकते हैं। क्योंकि छोटा बेटा एक सरकारी अफसर था ना, और बड़ा बेटा उनकी नज़रों में कुछ था ही नहीं। लेकिन कुछ समाज के भी नियम कायदे कानून होते हैं। रिश्तेदारों के दबाव के कारण उन्हें अपने बड़े बेटे की शादी करनी पड़ी। बड़ा बेटा हर मामले में छोटे बेटे से 20 था। देखने सुनने में वह छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। रंग भी उसका छोटे बेटे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गोरा था। बात व्यवहार में भी छोटा भाई उसके आगे नहीं टिकता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घमंडी और बदतमीज था। बड़ा बेटा भले ही एक प्राइवेट नौकरी करता था, पर ऐसा नहीं था कि उसकी तनख्वाह कम थी। यह बस माँ बाप का वहम था। हाँ, यह जरूर था कि छोटा बेटा सरकारी अफसर था तो उसकी तनख्वाह उनके बड़े बेटे से ज़्यादा थी और रौब भी ज़्यादा था, और इसी बात का माँ बाप को घमंड हो गया था। उन्होंने यह कभी नहीं देखा कि उनका छोटा बेटा कितना बदतमीज होता जा रहा है और साथ ही साथ चरित्रहीन भी होता जा रहा है। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनका छोटा बेटा जहाँ रहता है वहाँ उसने एक नौकरानी रखी हुई है जिसके साथ उसके नाजायज संबंध है। खैर, उन्होंने बड़े बेटे की शादी कर दी और बड़ी बहू के रूप में सुमन उनके घर में आई। सुमन भी बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी और उसके सास ससुर की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए तो उनका बेटा ही मायने नहीं रखता था। उनके लिए मायने रखता था तो सिर्फ और सिर्फ उनका छोटा बेटा, और यह बात उसकी समझ में कुछ ही दिनों में आ गई। दोनों भाई एक ही शहर में नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी छोटा भाई कभी भी बड़े भाई से कोई मतलब नहीं रखता था, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी जो कि उसे पता था बड़े भाई को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बड़ा भाई उसकी तरह बदतमीज नहीं था। शादी के बाद जब तक सुमन ससुराल में रही, उसने देखा कि दिन भर उसके सास ससुर बस अपने छोटे बेटे का राग अलापते रहते हैं। कभी बड़े बेटे के बारे में कुछ नहीं बोलते, न ही बड़ी बहू के बारे में। उनकी नज़र में बड़े बेटे बहू कुछ भी नहीं थे। उसके सास ससुर हर वक्त बोलते रहते थे, बस अब जल्दी से छोटी बहू आ जाए तो हम गंगा नहा ले। हमारी छोटी बहू तो हमें पलकों पर बिठा कर रखेगी, और पता नहीं क्या क्या। जो अभी आई भी नहीं थी उसके गुणगान किया करते थे, और जो घर में उनके सामने आ चुकी थी उसकी कोई कद्र नहीं, बल्कि हर वक्त उसका अपमान किया जाता था। सुमन शादी के बाद करीब 2 महीने तक अपने ससुराल में रही, लेकिन सास ससुर का व्यवहार बहुत ही खराब था। उसे ताने मारते थे और उसके पति की बेइज्जती भी करते थे, जो कि सुमन को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं था। कभी कभी सुमन भी पलट कर जवाब दे दिया करती थी। खैर, 2 महीने बाद वह अपने पति के पास चली गई और इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल गया, क्योंकि उसका पति स्वभाव का बहुत ही अच्छा था और उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने अपने पति के पास जाकर उससे पूछा कि उसके माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं जबकि तुम इतने अच्छे हो। तो उसके पति ने बताया क्योंकि वह एक प्राइवेट नौकरी करता है इसलिए। तो सुमन ने बोला, प्राइवेट नौकरी करता है उससे क्या मतलब? क्या तुम कमा नहीं रहे हो? क्या अपना और अपनी बीवी का खर्चा नहीं चला रहे हो?
मुझे तो तुमने किसी चीज के लिए कमी नहीं छोड़ी है। अच्छी खासी तनख्वाह है तुम्हारी। यह जरूरी नहीं कि हर कोई सरकारी नौकरी ही करे। इस तरह की बातें तो सोचना ही पागलपन है। तो उसके पति ने बोला, छोड़ो, हम क्या ही कर सकते हैं, यह तो मम्मी पापा की सोच है। सुमन ने बोला, हाँ छोड़ो, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वैसे भी जब मैं वहाँ थी उन लोगों ने मुझे दुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और वह दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। सुमन की शादी के बाद उसके सास ससुर अपने छोटे बेटे की शादी खोजने लगे। उनके हिसाब से तो उनका छोटा बेटा हीरा था और उसके लिए हीरा बहू ही चाहिए थी, जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न हो और साथ ही साथ बहुत सारा दहेज भी लेकर आए। इस तरह से बड़े बेटे की शादी को लगभग 5 साल बीत गए, लेकिन उसके माँ बाप को छोटी बहू नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्हें अपने हीरा बेटा के लिए कोई लड़की पसंद आ ही नहीं रही थी। आखिरकार जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं अब ऐसा ना हो कि उनका हीरा बेटा कोयला में बदल जाए, तो उन्होंने समझौता करके एक जगह शादी कर ही ली और छोटी बहू घर में आ गई। और आते ही उसने जान लिया कि वह और उसका पति ही सास ससुर के लिए सब कुछ है। छोटी बहू नताशा ने सोचा, यह तो बहुत अच्छी बात हुई, अब तो वह जो चाहेगी वही इस घर में होगा, क्योंकि सास ससुर तो उसके पति के गुलाम है और सिर्फ उसके पति के बारे में सोचते हैं और साथ ही साथ उसके बारे में। इधर बड़ी बहू सुमन इतने दिनों में यह जान चुकी थी कि उसके देवर का अपनी नौकरानी के साथ नाजायज संबंध है और सोचती थी जब उसकी बीवी आएगी तो क्या तमाशा होगा। लेकिन उसे क्या, सब अपने अपने में मस्त थे। उसने भी सोचा, वह जाने, उसका काम जाने। बड़े बेटे बहू कभी कभी माँ बाप के पास जाते थे, क्योंकि उनका तो एक हफ्ता भी रहना माँ बाप को भारी लगने लगता था, क्योंकि माँ बाप को सिर्फ छोटे बेटे बहू से लगाव था। इसलिए उन्होंने घर जाना भी काफी कम कर रखा था। छोटे बेटे बहू की शादी के बाद माँ बाप ने सोचा कि अब हम लोगों की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। दोनों बेटे क्योंकि एक ही शहर में रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी वहीं शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अभी तक दोनों बेटों ने अपना घर नहीं खरीदा था। तो माँ बाप ने यह सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, इस घर पर ताले लगाकर छोड़ देते हैं, कभी कभार आया करेंगे, और खेत बेचकर एक बड़ा घर ले लेते हैं जिसमें तीनों साथ साथ रहेंगे। उसके बाद सुमन के सास ससुर ने खेत बेचे और एक बहुत बड़ा घर उस शहर में ले लिया जहां उनके दोनों बेटे रहते थे, और फिर वहां पे उनके दोनों बेटे बहू एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। अब एक घर में रहना था तो वाद विवाद तो होना ही था। अब सुमन और उसकी देवरानी में अक्सर वाद विवाद हो जाता था, क्योंकि सास का झुकाव छोटी बहू की ओर ज्यादा था और सास ससुर उसी का साथ देते थे और सुमन अकेली पड़ जाती थी। सुमन का एक बच्चा भी था जिसे देखना होता था और सास ससुर चाहते थे कि सुमन घर भी संभाल ले, जो कि संभव नहीं था। सुमन ने बोला, इससे तो अच्छा अकेले रहते, इतनी टेंशन ही नहीं होती। तो सास ससुर ने बोला, क्यों नहीं, अकेले रहो, कोई जिम्मेदारी मत लो। सुमन ने बोला, जिम्मेदारी मैं नहीं लेती या आप लोग नहीं लेते? क्या कभी आपने अपने पोते को 2 मिनट के लिए भी खिलाया है? और देवरानी हर वक्त सुमन के ऊपर हावी रहती थी, क्योंकि सास ससुर उसके साथ रहते थे। और इसके कुछ वक्त बाद देवरानी भी गर्भवती हो गई। जब से देवरानी गर्भवती हुई थी उसकी तबीयत सही नहीं रहती थी, इसलिए सुमन की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सुमन को यह बात भी समझ में आ चुकी थी कि सास ससुर ने जानबूझकर दोनों को एक घर में रखा है ताकि उनकी छोटी बहू की खातिरदारी की जा सके, क्योंकि जब सुमन गर्भवती थी तब तो किसी ने उसे नहीं पूछा, और पूछा भी तो उसके माता पिता ने ही सब कुछ किया। और अब जब छोटी बहू गर्भवती है तो उसे सिर पर बिठाकर रखा जा रहा है और उसकी नौकरगिरी करने के लिए सुमन तो थी ही। सुमन को यह सब सोचकर बहुत गुस्सा आता था। खैर, जब से छोटी बहू गर्भवती हुई थी उसका पति घर पर कम वक्त ही बिताता था और अपनी नौकरानी के साथ ज्यादा वक्त बिताता था, जिसको उसने एक अलग घर लेकर दे रखा था। छोटी बहू को शक होने लगा। एक दिन उसे पता चल गया कि उसके पति का उसकी नौकरानी के साथ नाजायज संबंध है, जो कि बड़ी बहू पहले से ही जानती थी और उसके साथ सास ससुर भी जानते थे। अब तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसने अपने माता पिता को बुला लिया और काफी तमाशा हुआ। उसके माता पिता ने 2-4 बातें बड़े बेटे को भी सुना दी। तो सुमन ने बहुत जोर से बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को कुछ भी बोलने की? आपका दामाद क्या करता है या आप, आपके बेटे दामाद और आपके समधी जाने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, समझे? आपका दामाद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसे पता नहीं क्या सही है और क्या गलत। ना ही वह हमसे सब कुछ बताकर करता है, ना ही हमने उसका ठेका लिया हुआ है। और कोई भाई किसी भाई की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होता।
वह तो हमसे बात तक नहीं करता। तो खबरदार जो अपने दामाद की बदतमीजी के लिए मेरे पति को कुछ बोला। क्या मेरे पति से पूछकर अपनी बेटी की शादी की थी? और अब तक तो आपकी बेटी बहुत महारानी बनी फिरती थी अपने पति के रौब में, अब क्या हुआ? खैर, जैसे तैसे करके यह मामला नौकरानी को कुछ पैसे देकर खत्म किया गया। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी सास ससुर की नज़र में छोटे बेटा बहू हीरा थे, और ऊपर से वह गर्भवती भी थी। उनके कुल का असली वारिस आने वाला था, क्योंकि बड़े बेटे बहू की औलाद तो उनके लिए कोई मायने रखती नहीं थी। ऊपर से सुमन घर की नौकरानी बन चुकी थी, क्योंकि छोटी बहू तो दिन भर आराम करना होता था, और ऊपर से उसकी इतनी फरमाइशें और सास ससुर के ताने। सुमन को भी अपना घर परिवार और बच्चा देखना पड़ता था। इसलिए सुमन ने बोला, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहूंगी। सुमन की सास ने बोला, ठीक है तो फिर जा और रह किराए के घर में। तो सुमन ने बोला, अरे वाह, मैं किराए के घर में क्यों रहूंगी? यह घर क्या किसी और के पैसों से खरीदा गया है? जी नहीं, यह घर पुश्तैनी खेतों को बेचकर खरीदा गया है, जिस पर मेरे और मेरे पति का भी बराबर का हिस्सा है। बहुत सुन लिया आप लोगों की बकवास, अब और नहीं। इस घर में 2 फ्लोर है, एक फ्लोर आपने किराए पर लगा रखा है, कल ही मैं उसे खाली करवाती हूँ, मेरा परिवार उसमें रहेगा। और सुमन की देवरानी चिल्लाने लगी, ऐसे कैसे तुम लोग एक फ्लोर में कब्जा कर लोगी? तो सुमन ने बोला, क्यों, दूसरा फ्लोर तो तुम्हारा है ना, पूरा घर तुम ही रखोगी क्या? सुमन की सास ने बोला, ऐसे कैसे तुम एक फ्लोर ले लोगी मेरे रहते? अभी इस घर के मालकिन मैं हूँ। तो सुमन ने बोला, आप इस गुमान में मत रहिएगा कि अब तक आपकी बकवास सुनी तो आगे भी सुनती रहूंगी। हाँ, पहले मैं जिस घर में रहती थी वह आप लोगों का बनाया हुआ था, उस पर आप लोगों का हक था, पर यह पुश्तैनी खेत बेच कर लिया गया है, और भले ही आपने अपने नाम पर लिया है, फिर भी हम लोगों का इस पर बराबर का हक है। देखते हैं आप कैसे मुझे यहाँ से निकाल देती हैं। मैं किसी किराए के घर में नहीं जाने वाली, भगवान से डरिए। 2 बेटों में इतना भेदभाव करके कल भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग? सुमन ने जब से घर के नीचे वाले फ्लोर में रहने की बात की थी, तब से घर में बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ था। सुमन के पति ने बोला, चलो हम फिर से किराए के घर में चलते हैं। सुमन ने बोला, नहीं, हर बार हमने अपना हक छोड़ा है, अब और नहीं। जितना हक तुम्हारे भाई का है उतना ही हक तुम्हारा भी है, पर तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुमने कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। पर अब यह सोचो कि तुम्हारा एक बेटा भी है, अपना हक तो तुमने खोया है। क्या अपने बेटे का हक भी तुम छोड़ दोगे और तुम्हारे छोटे भाई के बच्चे ऐश करें? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। सुमन के सास ससुर को समझ में आ चुका था कि सुमन अब झुकने वाली नहीं और अपना हक लेकर रहेगी। सुमन की देवरानी ने बोला, और मम्मी पापा, उनको मेरे सर पर डाल जाओगी? क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? तो सुमन ने बोला, बिल्कुल नहीं, मम्मी पापा हमारे साथ रहेंगे और जीवन भर रहेंगे। मैं कभी भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है अभी तुम गर्भवती हो और तुम्हें मम्मी पापा की जरूरत है। तुम उन्हें किसी भी कीमत पर मेरे साथ आने नहीं दोगी, और उसके बाद तुम्हारा बच्चा होगा, और कम से कम जब तक वह 5-6 साल का नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें मम्मी पापा की जरूरत रहेगी, तब तक तुम उन्हें मेरे पास आने नहीं दोगी। हाँ, उसके बाद तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहेगी तो तुम हमेशा के लिए उन्हें मेरे पास छोड़ दोगी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुमन ने बोला, आप लोग चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं आपके छोटे बेटे बहू की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। मेरी जिम्मेदारी किसने उठाई थी गर्भावस्था में? किसी ने नहीं, और मैं आपका बड़ा बेटा नहीं हूँ जो हर अत्याचार को सहती रहूं। सुमन के सास ससुर ने बोला, नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और देवरानी ने भी बोला, नहीं, मम्मी पापा हमारे साथ रहेंगे। सुमन ने बोला, वह तो मुझे पता ही है, मम्मी पापा तो इस गुमान में है कि तुम और देवर जी जिंदगी भर इन लोगों का ख्याल रखोगे, पर असलियत तो तुम भी जानती हो और मैं भी। तुम्हें अभी 4-5 साल इनकी जरूरत है, तब तक तुम इन्हें रखोगी, उसके बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगी और इनका सारा गुमान धरती पर आ गिरेगा। खैर, सुमन अपने पति के साथ नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई। उधर देवरानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सास ससुर के लिए उनके कुल का वारिस आ चुका था। वह दोनों उसके बच्चे को बहुत प्यार करते थे और सुमन के बच्चे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। कभी अगर सुमन का बेटा ऊपर चला जाता तो वह लोग तुरंत उसे नीचे भेज देते और बोलते, तू उसके साथ नहीं खेल सकता क्योंकि वह बहुत अमीर बाप का बेटा है, उसके कपड़े और खिलौने बहुत महंगे हैं, तेरी औकात नहीं उसके साथ खेलने की, या तो बहुत बड़े स्कूल में भी जाएगा। पैसों की बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ चुकी थी सुमन के देवर देवरानी और माँ बाप को। ऐसा नहीं था कि सुमन गरीब थी, उसका पति भी अच्छा खासा कमाता था, कोई कमी नहीं थी। हाँ, देवर जितनी कमाई नहीं थी। यह सब बातें सुनते सुनते सुमन को एक दिन बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से चिल्लाया, खबरदार जो अपने पैसों की गर्मी मेरे बेटे को दिखाए,
मेरे बेटे को किसी बात की कोई कमी नहीं है। उसका बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। और यदि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो गए हैं तो अपने बेटे को ही पैसे खिलाओ। कैसे दादा दादी हैं आप लोग, शर्म नहीं आती दो पोतों में भेदभाव करते हुए? क्यों अपने कर्म इतने बिगाड़ रहे हो कि मरने के बाद भी आप लोगों को मुक्ति ना मिले? भगवान से तो डरिए। लेकिन वह लोग पैसे के गुमान में इतने अंधे हो चुके थे कि उन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा था। और देवर देवरानी तो चालाक थे ही। उन लोगों ने इस बीच चुपके से सास ससुर का पुराना वाला घर भी बिचवा दिया और उसके पैसों से इसी शहर में अपने लिए एक और बड़ा घर ले लिया। देवर देवरानी सास ससुर को सुमन के पास भेज देना चाहते थे, पर वह इतने चालाक थे कि उन्हें लगता था अभी इनके पास बैंक में अच्छे खासे पैसे हैं, पहले वह भी निकलवा लेते हैं, तभी इन्हें इनसे किनारा करेंगे। इसी लालच में उन लोगों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ था और लगातार सुमन और उसके पति के खिलाफ भड़काते भी रहते थे। सुमन ने समझ लिया था कि सब कुछ होते हुए भी उसके सास ससुर हमेशा उसकी और उसके पति और बच्चे की बेइज्जती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसके पति की आय देवर की जितनी नहीं है और अब वह पैसों का जवाब पैसों से ही देगी। उसने कुछ काम करने की सोची क्योंकि उसका बेटा भी अब बड़ा हो गया था। सुमन बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज और कुशाग्र बुद्धि थी और शादी के पहले वह 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उसने सोचा काफी वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। उसने अगल बगल के बच्चों से कुछ किताबें लेकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया, जिसमें वह 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगी। शुरू में तो कुछ कम बच्चे आए और सास और देवरानी हंसती भी थी कि वह अब यह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, देखते हैं कौन आता है इस जाहिल के पास। लेकिन सुमन इतना अच्छा पढ़ाती थी कि धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे और 2 साल बीतते बीतते अच्छे खासे बच्चों की तादाद हो गई और सुमन के घर में जगह कम पड़ने लगी। सुमन ने पास में ही एक पूरी बिल्डिंग किराए पर ले ली और उसमें अपना कोचिंग सेंटर बना लिया, क्योंकि सुमन का कोचिंग सेंटर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। फिर जल्दी उसने पूरी बिल्डिंग खरीद ली और देखते ही देखते सुमन का कोचिंग सेंटर उस शहर का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर बन चुका था। सुमन ने काफी सारे टीचर्स भी रख लिए थे। सुमन के कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। सुमन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। सुमन का पति भी अब अपनी नौकरी छोड़कर सुमन के साथ उसके बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुका था, क्योंकि सुमन से अकेले वह नहीं संभल रहा था। सुमन के सास ससुर और देवर देवरानी यह सब देखकर काफी जल भुन रहे थे। इसी तरह से लगभग 10 वर्ष बीत गए। सुमन का बेटा अब दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। सुमन का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और सुमन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसके देवर से कहीं ज्यादा पैसे सुमन के पास आ चुके थे। यह बात सुमन के सास ससुर और देवर देवरानी भी अच्छे से जानते थे। सुमन के सास ससुर को लगता था कि बस उनका छोटा बेटा ही पैसे कमा सकता है, बड़े बेटा बहू जिंदगी भर इतने पैसे कभी नहीं कमा सकते। लेकिन सुमन ने उनका यह गुमान तोड़ दिया था। उधर सुमन के देवर देवरानी अब तक सास ससुर को पूरी तरह से खाली कर चुके थे। उनके पास अब छोटे बेटे बहू को देने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते। सुमन के सास ससुर ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तो सुमन के देवर ने बेशर्मी से बोला, क्यों, क्या मैं आपका अकेला बेटा हूँ? एक बड़ा बेटा भी तो है, जाकर उसके पास रहिए। क्या मैंने आप लोगों का ठेका ले रखा है जिंदगी भर रखने का? तो सुमन के सास ससुर ने बोला, लेकिन उसके पास कैसे जाकर रहे हम लोग? हमने तो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, वह भी उससे छुपा कर। हमारा जितना बैंक बैलेंस था, हमारा घर, सब कुछ बेच कर तुम्हें दे दिया। अब तुम कह रहे हो हम लोग बड़े बेटे के पास जाकर रहें? यह कैसे हो सकता है? जब सब कुछ तुम्हें दिया है, वह भी बेईमानी से, तो अब रहेंगे भी तो तुम्हारे पास ना, क्योंकि तुम हमारे लाडले हो। हमने शुरू से तुम्हें ज्यादा प्यार दिया है, आज तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? सुमन की देवरानी ने बोला, अपनी यह फालतू की बकवास अपने पास रखिए। अब आप लोग हमारे किसी काम के नहीं। हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, आपकी सारी संपत्ति हमारे पास आ चुकी है, शरीर से आप लोग किसी लायक बचे नहीं है। आप हमारा क्या करेंगे? हमें आपका करना पड़ेगा। अब हम इतने पागल तो है नहीं कि अपने सर पर फालतू का बोझ ला दें। इतने सालों तक आपको रख लिया, अब कुछ साल अपने बड़े बेटे बहू के पास जाकर रहिए। यहाँ वापस आने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यह घर भी हमने अपने नाम करवा लिया है। आपके बड़े बेटे बहू ने नया घर तो ले ही लिया है, जाकर उनके पास आराम से रहिए। उनके पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं है, बल्कि मुझसे कहीं ज्यादा पैसे हैं। सुमन के सास ससुर के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा तो उसने अपने बेटे से कहा,
जाकर दादा दादी को अपने ताऊजी के घर छोड़ दो। और उनका बेटा खींचता हुआ दादा दादी को घर से बाहर ले गया। यह वही पोता था जिसके लिए उन्होंने अपने बड़े पोते पर कभी ध्यान नहीं दिया था, आज उन्हें धक्का देकर अपने घर से ले जा रहा था। यही संस्कार मिले थे उसे, और मिलने ही थे, क्योंकि उसके दादा दादी और माँ बाप ने यह संस्कार उसके अंदर डाले थे। और दूसरी तरफ सुमन का बेटा था, जो हर तरह से काबिल था और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। सुमन के सास ससुर अब उसके घर आ चुके थे। सुमन ने बोला, क्यों, जो मैंने बोला था वह सही निकला ना? अब उनके काम नहीं रहे तो आपको हमारे पास फेंक दिया ना? खैर कोई बात नहीं, हम लोग आपके छोटे बेटे बहू या आप लोग जितने बुरे नहीं हैं। आप लोगों ने जो भी किया, पर हमारा फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना। तो आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं, लेकिन यदि यह सोचेंगे कि इससे मेरे मन में आप लोगों के लिए जो इज्जत आ जाएगी वह कभी नहीं होगा। जो आप लोगों ने हमारे साथ किया है वह हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी लेते हैं। और सुमन के सास ससुर वहाँ आराम से रहने लगे। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने सुमन को सारी बात बताई कि किस तरह उनके छोटे बेटे बहू ने उनका सब कुछ हड़प लिया है और अपने नाम करवा लिया है। तो सुमन ने बोला, यह सब आपके कर्मों का फल है, आपके मन में बेईमानी थी तभी ऐसा हुआ। उन लोगों ने हड़प नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने अपने बड़े बेटे बहू का हिस्सा हड़प कर उन लोगों के नाम कर दिया। आखिर उन लोगों ने कनपट्टी पर बंदूक रखवा कर तो सारे कागजात अपने नाम नहीं करवाए होंगे, आप लोगों ने अपनी मर्जी से किए होंगे। आप लोगों ने एक बार यह नहीं सोचा कि इस पर आपके बड़े बेटे बहू का भी बराबर का हक है। तो बेईमानी तो आप लोगों ने की, वह लोग तो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो सुमन के सास ससुर ने बोला, हाँ हम मानते हैं हमसे गलती हुई और हमने तुम लोगों के साथ नाइंसाफी की, पर अब हम अपने छोटे बेटे बहू को सबक सिखाना चाहते हैं। तो सुमन ने बोला, वह आप जानिए, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि बेईमानी तो शुरू से आप लोगों के मन में थी और आप लोगों ने शुरू से ही दोनों बेटों में भेदभाव किया। हाँ, लेकिन जो कुछ आप लोगों ने बेईमानी से उन लोगों के नाम कर दिया है, उस पर मेरे परिवार का भी बराबर का हक है और मैं मेरे बेटे का हक छीनने नहीं दूंगी। भले ही आज मेरे पास बहुत संपत्ति है, फिर भी मैं मेरे बेटे को उसका हक मिलेगा और मैं दिलवा कर रहूंगी। इसलिए नहीं कि उन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपके सारे पैसे लेकर आपको किनारे कर दिया, बल्कि इसलिए कि उन लोगों ने मेरे बेटे का हक मारा है और मैं मेरे बेटे का हक दिलवा कर रहूंगी। कहकर सुमन ने कुछ लोगों को फोन लगाया और कुछ समझाया और बोला, जल्द से जल्द मुझे सारे कागजात चाहिए। और अपने सास ससुर से बोला, अब अच्छा लग रहा है आप लोगों को, जब आप लोगों के कर्मों की सजा मिल रही है। कुछ दिनों बाद सुमन ने सारे इंतजाम करके अपने देवर के घर की ओर रुख किया। वहां जाकर बोला, चुपचाप से जितनी संपत्ति और पैसे अकेले हड़प कर रखे हैं उसे वापस मम्मी पापा के नाम करो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। तो सुमन के देवर ने वो अपना रौब दिखाया और बोला, अच्छा आपको पता भी है मैं किस ओहदे पर काम करता हूँ? सुमन ने बोला, हाँ बहुत अच्छे से पता है और उसका पूरा इंतजाम करके आई हूँ मैं। आज तक जितनी बेईमानियां की है आपने ओहदे पर रहते हुए और जितने लोगों से नाजायज तरीके से पैसे लेकर उनका काम किया है और आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है, उन सब का हिसाब लेकर आई हूँ मैं। तो या तो सब कुछ वापस करो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो। और हाँ, अब मेरी भी बहुत पहुंच हो चुकी है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, तो सोच लो क्या करना है। सुमन ने अपने देवर के सामने कुछ कागजात रख दिए, जिन्हें देखकर उसके देवर के चेहरे पर पसीना आने लगा और उसने चुपचाप समझौता कर लेने में ही अपनी भलाई समझी। और जितना कुछ उसने अपने माँ बाप से बेईमानी से हड़पा था या माँ बाप ने जानबूझकर उसके नाम किया था, सब कुछ उसने कुछ दिनों में ही माँ बाप के नाम पर वापस कर दिया। अब सुमन के पति ने अपने माँ बाप से बोला, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अब वह सही वक्त आ चुका है। आप लोगों ने पूरा जीवन मेरे साथ नाइंसाफी की है, साथ ही साथ मेरे बीवी और बच्चों के साथ भी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपके जैसे नहीं हैं। आप पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर रहेंगे, यह आपका घर है, लेकिन मैं और मेरा परिवार आपको माँ बाप का वह दर्जा कभी नहीं दे पाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। क्यों, यह आप अच्छे से जानते हैं।